गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियाँ कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। इसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन, इसके बारे में हम जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, लाइक करें। अन्य आपके साथी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे सभी साथियों के लिए शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो हमारे क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन के लिए प्रभावित करते हैं। उनमें 2 फैक्टर्स होते हैं मुख्यतः, एक एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर हम चर्चा करेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही क्लाइमेटिक फैक्टर बोलते हैं, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, और इंटरनल में जेनेटिक करैक्टर्स जो हैं जेनेटिकली वो सब इंटरनल में आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम टॉपिक, मीन्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑफ क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। बात करें इसमें पहले नंबर पे आता है इंटरनल फैक्टर। तो इंटरनल फैक्टर कौन कौन से हैं जो क्रॉप की यील्ड को प्रभावित करते हैं या अफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले यील्डिंग एबिलिटी। इंटरनल फैक्टर जो आता है यील्डिंग एबिलिटी मीन्स ऐसी वैरायटी आपने चूज की है जो अच्छा उत्पादन देती है, इसका बेटर प्रोडक्शन है, तो जाहिर सी बात है ये प्रोबेबिलिटी है, 99% ये प्रोबेबिलिटी है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मिलेगा, अच्छा बेहतर उत्पादन देगी। तो ये डिपेंड करता है, अगर पुअर यील्डिंग वैरायटी है तो प्रोडक्शन पुअर होगा, और हाई यील्डिंग वैरायटी है तो उसका जो प्रोडक्शन होगा हाई होगा। तो ये जो इंटरनल फैक्टर है हाई यील्डिंग वैरायटी, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। इसके बाद सेकंड फैक्टर है अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी। मीन्स वैरायटी पर डिपेंड करता है, अर्ली मैच्योरिटी है या लेट मैच्योरिटी है, इस पर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन प्रभावित होता है मैच्योरिटी से, कि मैच्योरेशन पीरियड कितना है, ये भी फैक्टर प्रोडक्शन पर इफेक्ट डालती हैं, इसका इफेक्ट रहता है। तीसरा सी नंबर की रेजिस्टेंस टू लॉजिंग। मीन्स ऐसी वैरायटी आपने वही है जो रेजिस्टेंस है लॉजिंग के प्रति। किसी भी फील्ड में ये प्रॉब्लम आ रही है जहाँ वैरायटियाँ लॉजिंग प्रॉब्लम होती है, बड़ी होके गिर जाती हैं, तो ऐसी जो वैरायटी आपने ग्रो वहाँ सोइंग की है कि वो रेजिस्टेंस है, तो ये भी डिपेंड करता है, तो बेटर प्रोडक्शन देगी। ड्रॉट एंड फ्लड एंड सैलिनिटी रेजिस्टेंट। मीन्स ऐसी एरिया ये हमें चूज करना है, हमने कैसी एरिया में ग्रो करने जा रहे हैं वैरायटी। जिस क्षेत्र में हम वैरायटी बोने जा रहे हैं उस क्षेत्र में ऐसा तो नहीं कहीं सूखा ग्रसित क्षेत्र है जहाँ सिंचाई के साधन अच्छे नहीं है, ऐसा तो क्षेत्र नहीं है, या फ्लड बाढ़ आ जाती है, ऐसा क्षेत्र तो नहीं है। जो सैलिनिटी का क्षेत्र है, तो ऐसे जैसे हम वैरायटी, अगर हम ड्रॉट, ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ सिंचाई की अच्छी सुविधा नहीं है, तो ऐसे में ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटी हम बोएं। जहाँ बाढ़ आ जाती है तो वहाँ फ्लड वाली वैरायटी बोएं, और सैलिनिटी के क्षेत्र में सैलिनिटी रेजिस्टेंट। तो ऐसे जिस क्षेत्र में हम बोने जा रहे हैं उसके रेजिस्टेंस वैरायटियाँ बोएं, तो निश्चित तौर पर हमारा प्रोडक्शन है प्रभावित होगा, अच्छा उत्पादन हमें मिलेगा। और हमने अगर रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं बोई है तो हमारे उत्पादन पर फर्क पड़ेगा, अच्छा बेहतर उत्पादन नहीं मिलेगा, और हो सकता है ना बिल्कुल ही उत्पादन ना मिले। तो ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब नंबर ई बात करें, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज टॉलरेंस। हमने कैसी वैरायटियाँ, जिस क्षेत्र में हम बोने जा रहे हैं उस क्षेत्र में कौन सा इंसेक्ट पेस्ट ज़्यादा क्रॉप को डैमेज करता है, जिस फील्ड में हम सोइंग कर रहे हैं उसमें कोई स्पेसिफिक इंसेक्ट स्पेसिफिक एरिया में ज़्यादा डैमेज करता है क्रॉप को, तो ऐसे फील्ड में हम क्या करें, इंसेक्ट और पेस्ट के जो भी पेस्ट उसमें अटैक कर रहा है
या इंसेक्ट अटैक कर रहा है उसके रेजिस्टेंस टॉलरेंट वैरायटी बोएं, उसकी टॉलरेंट वैरायटी बोएंगे तो जो नुकसान होने के चांस कम रहेंगे, उत्पादन बेहतर मिलेगा, इससे भी उत्पादन पर फर्क पड़ता है। एंड नेक्स्ट फैक्टर है एफ, केमिकल कंपोजिशन। मीन्स क्या केमिकल कंपोजिशन है, कैसी वैरायटी आपने ग्रो की है, बेटर प्रोटीन के किस उद्देश्य से आप ग्रो कर रहे हैं, जैसे बेटर प्रोटीन का सोर्स है या नहीं है, ये सब केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये भी फैक्टर जो है रोल प्ले करता है प्रोडक्शन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। क्वालिटी ऑफ ग्रेन एंड एक्स्ट्रा, उसकी क्वालिटी क्या है ग्रेन्स की, मीन्स अट्रैक्टिव क्वालिटी होनी चाहिए, बेटर क्वालिटी होनी है, तो क्वालिटी का भी इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पर। इसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। अभी हमने जो पढ़े थे जितने हाई यील्डिंग वैरायटी, अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी, रेजिस्टेंस टू लॉजिंग एंड ड्राउट और फ्लड एंड सैलिनिटी रेजिस्ट टॉलरेंस, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज टॉलरेंस, केमिकल कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ ग्रेन एंड एक्स्ट्रा, ये जो फैक्टर थे ये इंटरनल फैक्टर थे जो कि क्रॉप के डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। अब हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम बात करें तो इसमें पहले नंबर पे आता है क्लाइमेटिक फैक्टर। इसे हमने कैटेगराइज किया है क्लाइमेटिक फैक्टर की। अगर हम बात करें तो क्लाइमेटिक फैक्टर में आ जाता है प्रेसिपिटेशन, मीन्स रेनफॉल, स्नो और ड्यू। हम कैसी जिस फील्ड में अगर हम जिस क्षेत्र में हम वैरायटी सोन कर रहे हैं, जिसमें वैरायटी हम बोने जा रहे हैं, उस क्षेत्र में अगर अधिक बारिश होती है तो ऐसी फसल का चयन करें जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता हो, जो अधिक पानी सहनशील वैरायटियां हैं, जो अधिक पानी में ग्रो की जा सकती है, ऐसी वैरायटी को ग्रो करें। यदि हम हिल साइड रीजन में ग्रो करने जा रहे हैं जहाँ स्नोफॉल की प्रॉब्लम है तो वहाँ उस हिसाब से उस क्लाइमेट की अलग वैरायटी होंगी, तो उस क्लाइमेट के लिए जो वैरायटी स्नोफॉल्स में ऐसे क्षेत्र में ग्रो की जा सकती हैं वो वैरायटी का हम चयन करें, वो ग्रो करें। ड्यू मीन्स ड्यू का भी इफेक्ट रहता है, कितना मीन्स ज़्यादा ड्यू पड़ रही है, ओस ज़्यादा पड़ रही है, कम पड़ रही है, ये भी प्रोडक्शन पर प्रभावित करती है, प्रोडक्शन पर इसका इफेक्ट पड़ता है। बी जो क्लाइमेटिक बी फैक्टर है, क्लाइमेटिक फैक्टर का बी नंबर है, वो है टेम्परेचर, मीन्स इंटेंसिटी, हीट, एनर्जी, इन सब का जो फसल है हमारी उस पर प्रभाव पड़ता है। मीन्स ऐसी हमने वैरायटी बोई है जिससे कम टेम्परेचर की कम हीट की आवश्यकता है और ज़्यादा हीट वाले क्षेत्र में हमने ग्रो कर दी तो वो बेहतर उत्पादन नहीं देगी, बेटर प्रोडक्शन नहीं देगी। मीन्स जिस क्षेत्र का हम चयन करने जा रहे हैं उसमें ये देखना है हमें कि अगर टेम्परेचर हाई रहता है तो ऐसी वैरायटियां बुवाई करें जिन्हें अधिक तापमान की आवश्यकता है, जो अधिक तापमान में ग्रो की जाती हैं, ऐसी वैरायटियों का हम चयन करें। वैसे तो फसल के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 15 से 40 सेंटीग्रेड तक माना गया है, ऑप्टिमम रहता है। अगर हम कुछ ऐसे इंसेक्ट पेस्ट भी हैं जो ज़्यादा हीट, ज़्यादा एनर्जी पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस पर किल हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि टेम्परेचर कम रहता है तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो हीट, टेम्परेचर और हीट का रोल क्रॉप प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके बाद हम बात करें रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मीन्स अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, जो वायु है, वायु में कितने परसेंट पानी है, वाटर है, मीन्स नमी कितने परसेंट है, उसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। मीन्स द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन एयर, इसका भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है प्रोडक्शन में। मीन्स ऐसी जिस क्षेत्र में ड्राई एयर है, मीन्स मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है एयर में, तो उस क्षेत्र की उस तरह की वैरायटियों का हम चयन करें। तो ये भी जो RH है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। नेक्स्ट जो क्लाइमेटिक फैक्टर है उसका D नंबर है सोलर रेडिएशन, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्यूरेशन। कैसे हम जिस फसल को हम मीन्स फोटो पीरियडिकली अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, शॉर्ट डे क्रॉप है, लॉन्ग डे क्रॉप है या डे न्यूट्रल फसल का हम चयन करने जा रहे हैं, तो ये हम उस क्षेत्र में देखें कि हम फसल कौन सी चयन कर रहे हैं। मीन्स
कम प्रकाश अवधि वाला पौधा है, ज़्यादा प्रकाश अवधि वाली फसल है, या प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है, मीन्स जिस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी फसलों को हम डे न्यूट्रल या निष्प्रभावी, प्रकाश निष्प्रभावी कहते हैं। मीन्स शॉर्ट डे, जिन्हें कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, ऐसी फसलों को हम शॉर्ट डे कहते हैं। जैसे धान है, शॉर्ट डे में आता है। लॉन्ग डे की बात करें तो गेहूं है, लॉन्ग डे, फोटोपीरियडिकली लॉन्ग डे क्रॉप में आता है। तो ऐसे हम जिस सीजन में ग्रो करने जा रहे हैं उसे कितना सोलर रेडिएशन की आवश्यकता है, इसका भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले है क्रॉप के प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम बात करें विंड वेलोसिटी, मींस विंड वेलोसिटी का भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे उत्पादन में, इसका अहम रोल रहता है। मींस अगर कोई ऐसा हमारा फील्ड है इसमें बहुत अच्छी क्रॉप है और जो इंसेक्ट एंड डिजीज से मुक्त है, इसमें कोई भी डिजीज और इंसेक्ट नहीं है लगा हुआ, हो सकता है तेज हवा के कारण दूसरे खेतों में कुछ दूरी पर इंसेक्ट या कोई ऐसा डिजीज है लगा हुआ जो कि हवा के द्वारा उड़कर हमारे खेत में आ गया, हमारी फसल को प्रभावित कर सकता है, उसके उत्पादन पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। तो विंड वेलोसिटी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे प्रोडक्शन में, उत्पादन में विंड वेलोसिटी का महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लाइमेटिक फैक्टर आता है वो है क्रॉप पैटर्न। हमने कौन सा क्रॉप पैटर्न हम अपना रहे हैं, मीन्स इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं, सोल क्रॉपिंग कर रहे हैं, मोनोकल्चर कर रहे हैं, मीन्स हम कैसी अपने फार्म पर कैसी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, कैसी क्रॉप ले रहे हैं, इसका भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। क्रॉप के प्रोडक्शन को ये भी प्रभावित करती है। इसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर का बी जो है एडेफिक फैक्टर्स। एडेफिक फैक्टर में क्या क्या आ जाते हैं? एडेफिक फैक्टर में आ जाते हैं, इट मीन्स द सॉइल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्लांट इंक्लूड सॉइल मॉइस्चर। मीन्स हम सॉइल का इसमें एडेफिक फैक्टर में मेनली सॉइल मॉइस्चर इसमें आ जाता है। मीन्स कितना सॉइल मॉइस्चर है, सॉइल में अच्छा मॉइस्चर मेंटेन रहे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, अगर मॉइस्चर कम रहेगा, स्ट्रेस प्रॉब्लम आएगी तो उत्पादन प्रभावित होगा। मीन्स ऐसे समय पर जब फसल के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता है, ऐसे समय पर हमें ध्यान देना है, फसल में नमी रहनी चाहिए या नमी होनी चाहिए, ये भी रोल प्ले करता है प्रोडक्शन में। नेक्स्ट एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर क्या है, ये भी इसका भी उत्पादन में महत्वपूर्ण रोल रहता है। मिनरल्स, मीन्स हमने कैसे मिनरल्स, कितना मिनरल्स है उसमें, ये भी अच्छे मिनरल्स हैं, उत्पादन ज़्यादा देगा, अच्छे मिनरल्स हैं या नहीं हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। मीन्स जो हम सॉइल में फसल को ग्रो कर रहे हैं उसमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है, ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो ये चांस ज़्यादा रहते हैं कि उत्पादन अच्छा मिलेगा। ऑर्गेनिक मैटर अगर कम है तो उत्पादन कम मिलेगा, ऐसा माना गया है। सॉइल माइक्रोब्स, मीन्स सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स की क्या स्थिति है, ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो बेटर प्रोडक्शन के चांस रहते हैं, ज़्यादा उत्पादन के चांस रहते हैं। ऑर्गेनिज्म अच्छे नहीं हैं, कम है माइक्रोब्स, तो भी उत्पादन प्रभावित होता है। तो ये जो एडेफिक फैक्टर है ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उत्पादन में। तो हमने एक्सटर्नल मीन्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं इसके, अभी क्लाइमेटिक फैक्टर जाने और एडेफिक फैक्टर जाने, अभी इसके और फैक्टरों पर हम चर्चा करेंगे। जो एनवायरमेंटल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, इसका नेक्स्ट फैक्टर है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में क्या होता है, इंक्लूड द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन्फ्लुएंस ऑन क्रॉप प्रोडक्शंस। मीन्स इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल इन्फ्लुएंस ऑन क्रॉप, मतलब इनका जो प्लांट्स और एनिमल्स का जितना आवागमन होगा, इन्फ्लुएंस होगा, उससे भी जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित होता है। प्लांट इफेक्ट क्रॉप बाय कंप्यूटिंग एंड न्यूट्रिशन स्पेस एंड लाइट। न्यूट्रिशन, स्पेस और लाइट, इन सब का भी प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें एनिमल्स लाइक प्रोटोजोआ, स्नेल्स इन्फ्लुएंस इफेक्ट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कॉजेज द डैमेज ऑफ। मीन्स जितना एनिमल्स या प्रोटोजोआ, स्नेल्स इनका इन्फ्लुएंस है, उससे भी रेट प्रोडक्शन के
प्रोडक्शन पर, रेट ऑफ प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है। मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज होता है। डिकम्पोजिशन एंड काउजेज डैमेज, मतलब कितना खराब हो जाता है एनिमल्स के द्वारा एंड कितना डैमेज कर दिया जाता है एनिमल्स के द्वारा, ये भी प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट फैक्टर डी है फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। वहाँ के फिजियोग्राफिक फैक्टर्स क्या हैं? आल्सो कॉल्ड द टोपोग्राफिक फैक्टर्स एंड इंक्लूड्स द लैंड इट्स। टोपोग्राफिक फैक्टर्स मीन्स वहाँ की लैंड कैसी है, क्या वहाँ की लैंड किस क्रॉप के लिए सुटेबल है, कौन सी क्रॉप वहाँ अच्छा उत्पादन देती है, इन सब का भी फर्क पड़ता है उत्पादन पर। लोकेशन, स्ट्रेंथ एंड शेड्स एरिया, लोकेशन क्या है, स्टेपनेस क्या है एंड उस एरिया क्या है, इसका भी उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। मीन्स कैसे, किस एरिया में कौन सी फसल का आपको उत्पादन लेना है, ये भी चयन करना उत्पादन का हिस्सा है और इससे भी उत्पादन प्रभावित होता है, प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। इट्स इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन लाइट एंड प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट इफेक्ट इसका लाइट और प्रोडक्शन पर पड़ता है। एंड सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स का भी प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है। मीन्स भारतीय किसान जितना समृद्ध होगा, सुखी होगा, मीन्स उसके पास इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, तो जो फसल के लिए जो भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर की नीड होगी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, वो तुरंत अवेलेबल होगा और वो लगा देगा क्रॉप्स में, तो इसका भी उत्पादन पर फर्क पड़ता है। मीन्स फार्मर्स के पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम रहती है तो फिर क्या होगा, अगर उसमें कोई इंसेक्ट लग रहा है या कीट लग रहा है या किसी कोई फर्टिलाइजर की आवश्यकता है या, तो वो उस समय पर अवेलेबल नहीं हो पाता है, तब भी उत्पादन प्रभावित होता है। इंक्लूड्स द इंक्लेशन ऑफ सोसाइटी टुवर्ड द फार्मिंग, इसके मतलब सोसाइटी का झुकाव किधर है, चॉइस द फूड एंड टाइप ऑफ क्रॉप एंड लोकेलिटी, और चॉइस वहाँ का फूड की चॉइस क्या है एंड टाइप ऑफ क्रॉप इन लोकेलिटी, उस लोकेलिटी में किस प्रकार की, किस टाइप की क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्शन में। एंड नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स स्ट्रेंथिंग, डिस्ट्रीब्यूशन क्या, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का क्रॉप प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है। मीन्स स्ट्रेंथिंग ऑफ वुमेन्स पोजीशंस इन एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम चलानी चाहिए जिससे कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर जो मालिकाना हक है वो ज़्यादातर पुरुषों का है, इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े। मीन्स अगर कोई भी, भले ही महिलाएं खेत में काम कर रही हो, पुरुष बाहर रहते हो, लेकिन जो ज़मीन है वो मुख्यतः उसका जो ऑनर है, जो मालिकाना हक होता है वो पुरुषों के पास होता है, जिससे कि अगर महिलाओं को किसी समय पर कोई आवश्यकता पड़ती है क्रॉप के लिए, तो उन्हें वो मतलब KCC या कुछ लेना चाहें तो वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्कीम्स होनी गवर्नमेंट के द्वारा चलानी चाहिए, इससे वुमेन्स का ऑनरशिप बढ़े। स्ट्रेंथिंग फार्मनेस एंड कोऑपरेटिव्स, स्ट्रेंथिंग फार्मर्स कोऑपरेटिव्स मीन्स गवर्नमेंट के लिए ऐसी स्कीम्स चलानी चाहिए इससे अधिक कोऑपरेटिव जो सोसाइटी हैं उनकी संख्या बढ़े, जिसके द्वारा मतलब फार्मर का इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो हाई हो, उसके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना हो। जब फसल के जिस पोषक तत्व, जिस फर्टिलाइजर या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड, जब जिसके उसे फसल के जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो वो उसे इकोनॉमिक स्टेटस प्रभावित ना करे, उस समय के अनुसार क्रॉप के लिए जो आवश्यकता है वो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मिल सके। इसके लिए स्ट्रेंथिंग द फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना चाहिए, बढ़नी चाहिए। अट्रैक्टिंग द यूथ टू एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट को ऐसी स्कीम्स चलानी चाहिए, ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए इससे यूथ का जो अट्रैक्शन है वो एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े, एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़े। इम्प्रूविंग द एक्सेस टू स्कूल एजुकेशन,
मीन्स जो स्कूल एजुकेशन है उसमें भी एग्रीकल्चर का स्कोप बढ़ना चाहिए, इससे कि हमारा टेक्निकल फार्मिंग हो सके। टेक्निकल फार्मिंग में जो एज पर एरिया, लोकेलिटी, इन सब के लिए एक टेक्निकल फार्मर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो अधिक से अधिक टेक्निकल फार्मर्स बढ़ सकें, इसके लिए गवर्नमेंट को एसेस करना चाहिए। स्कूल एजुकेशन में इसे इंक्लूड 6 से 12 तक जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसे बेहतर ऑप्शन होने चाहिए। ट्रेनिंग इन GPM मीन गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए फार्मर्स के लिए। आपने देखा होगा जैसे मलिहाबादी आम है, मलिहाबाद का फेमस है, ऐसे ही किसी लोकेलिटी की कोई चीज़ फेमस होती है, मीन्स वहाँ के फार्मर्स कैसे उसे मैन्युफैक्चर्स करते हैं, कैसे उसे बेहतर, उसकी विदेशों में भी डिमांड है। ऐसे फ्रूट्स एंड कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी होती है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, वो दूसरी जगह कैसे उसको ग्रो कर सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इम्प्रूविंग द बिजनेस एसेस थ्रू द फार्म फील्ड स्कूल्स, और ज़्यादातर फार्म फील्ड स्कूल्स जो हैं उसकी बढ़ावा देना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये जो फैक्टर थे, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हुए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ आप सबको पसंद आए होंगे, आप सबके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आप सब इससे संबंधित टॉपिक वाइज अन्य वीडियो भी चैनल पर आप अपलोड किए जा चुके हैं। आप सभी से आग्रह है वो वीडियो भी देखें और ये सब नियमित चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। आपसे आग्रह है, आप निश्चित तौर पर ये सब परीक्षाओं में आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।